आदाब, नमस्कार। मैं शरकुर खान। तो माचल के छात्र हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो आज इसी चीज़ को जानने के लिए हम अपने मार्गदर्शन के रूप में या आपके मार्गदर्शन के रूप में सिद्धार्थ नगर पुलिस अधीक्षक के साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे क्षेत्र वासियों को अपने बारे में बताएं। मैं 2016 बैच आईपीएस ऑफिसर हूँ, अमित कुमार आनंद, और मैं अभी वर्तमान में एसपी सिद्धार्थ नगर पोस्टेड हूँ। मैं मूल रूप से जनपद गाजीपुर के रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईटी कानपुर से करी है और उसके बाद मैं टाटा स्टील में 5 साल तक काम किया। वहीं पे इन जॉब रहते हुए मैंने तैयारी शुरू करी और आईपीएस में सिलेक्शन हुआ 2015 एग्ज़ाम देके 2016 बैच में। इससे पूर्व मैं इंडियन पोस्टल सर्विस में भी सिलेक्ट हुआ था और वर्तमान में मैं यहाँ सिद्धार्थ नगर जनपद में एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्क कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो बचपन था वो ग्रामीण क्षेत्र में बीता या शहरी जीवन रहा आपका? मेरा जो बचपन का जो परिवेश है वो शहरी ही रहा है। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे तो मेजर सिटीज़ में ही रहना हुआ है। तो मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली की जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग होती है उसी प्रकार थी। तो मैं 8 to 12 जो है मेरा नोएडा में के केंद्रीय विद्यालय नोएडा से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी कानपुर से करी है। तो मेरा ज़्यादातर बचपन शहरी परिवेश में रहा है। कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है और कानपुर का आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा? कानपुर शहर का कैसा प्रभाव? जब हम आईटी कानपुर में थे तो हमारा मेजर फोकस स्टडी पे ही रहता, तो बहुत कम ही हमारा शहर के बाहर जाना हो पाता था जी। और वो भी हम 3rd ईयर 4th ईयर में आए तो तब सिटी में इंटरेक्शन होता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब शहर का पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ज़्यादातर हमारा जो मेजर जो स्टडी और खेल जो सब था वो सब आईटी कानपुर में ही था। तो मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है वो आईटी कानपुर का, ऐसा शहर का बहुत ज़्यादा उसमें। आईआईटी कानपुर के बारे में आपका क्या अनुभव रहा? आईटी कानपुर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। विदेश के लोग कहते हैं कि आपको यूपी में 2 ही चीज़ अच्छा लगता है कि आईआईटी कानपुर एक आगरा का ताजमहल। तो इस नहीं, आईटी कानपुर सही में बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आपको अगर एकेडमिक्स में करना है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वहाँ पे प्रोफेसर्स अच्छे हैं, आपको रिसर्च लैब्स में काम करना हो वहाँ पे इक्विपमेंट्स, लैब्स, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, वो सब ऑप्शंस है। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग। मैं स्वयं वेट लिफ्टिंग कैप्टन था अपने कॉलेज में। और इसके अलावा अगर आप आर्ट एंड कल्चर में भी जो भी परस्यू करना चाहते हैं तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती है। इसके अलावा वहाँ पे MBA स्कूल भी है तो हर प्रकार के बच्चे, और वहाँ पे एमटेक रिसर्च इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईटी कानपुर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। जैसे सर आपसे मिलकर ये लगा कि आप यूपीएससी के साथ साथ आईआईटी के भी स्टूडेंट रहे हैं, तो आईआईटी के स्टूडेंट जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? वो कैसे प्रिपेयर करें खुद को? आईआईटी के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स को ज़रूर पढ़ें। कई बार हम लोग तैयारी करते तो शॉर्टकट्स अपना लेते कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, बट उस फार्मूले के पीछे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दूसरे मतलब इसके लिए जरूरी कि NCERTs हैं उस पर आप फोकस करिए। NCERT आपको A to Z अच्छे से सारे क्वेश्चन उसके होने चाहिए। इसके बाद जो कोचिंग, कई सारी कोचिंग्स उपलब्ध है IIT-JEE प्रिपरेशन के लिए, अगर है तो आप उसको, मेरे हिसाब से आईआईटी के प्रिपरेशन में कोचिंग्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं। अगर आप वो नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपको बता दे कि यहाँ पे कैसे करना है और क्या मतलब किस तरह से सॉल्यूशन है, और आपके डाउट्स है उसको सही समय पे और सही तरीके से क्लियर करें। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो सब जैसे आपने बताया कि आपने टाटा स्टील में काम किया, तो टाटा स्टील अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, आईआईटी से आप पास आउट, सारी चीज़ें थी, फिर आपके मन में अचानक ख्याल कहाँ से आ गया, कहाँ से प्रेरणा मिली मुझे यूपीएससी करनी चाहिए? मैं टाटा स्टील में वर्क कर रहा था, मेरे पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है यूपीएससी की तरफ अग्रसरित करने के लिए, तो पापा मोटिवेट करते थे। और साथ ही जब मैं टाटा स्टील में लगभग 2-3 साल काम कर लिया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू बेटर, और थोड़ा सा और मेहनत करके और मेहनत की जा सकती है और बेहतर जगह जा सकते हैं। तो एक ये मोटिवेशन था पिताजी का भी थी, तो एक्सप्लोर किया, एग्ज़ाम दिया, तो फिर ऐसा सिलेबस को भी पढ़ा और फिर अन्य जो हमारे सीनियर्स थे इस सर्विस में उनसे बातचीत करी, तो मोटिवेशन है फिर तैयारी शुरू करनी, फिर बाय गॉड्स ग्रेस फिर हम लोग का सिलेक्शन भी हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जीवन का सबसे भावुक पल कौन सा है अभी तक का, जो आपने जीवन जिया है, सबसे भावुक पल कौन सा लगा आपको? ये तो बहुत गूगली वाला क्वेश्चन पूछ जी, रहे, मतलब भावुक पल तो सोचना पड़ेगा उससे। तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपके परिजनों का, आपके लोगों का रिएक्शन किस प्रकार का था, आपके अंदर खुशी किस प्रकार से थी? खुशी तो बहुत थी कि मतलब बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, सक्सेस मिलती है तो बहुत मतलब परिश्रम करने के बाद अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत खुशी होती है। और आप एक लेवल पे अगर तैयारी करने शुरू हो जाते हैं तो आप लोग हम कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है कि मेरी इतनी तैयारी है तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और फिर गॉड्स ग्रेस जब वो लिस्ट में नाम आया तो बहुत कितने खुशी हुई। क्लियर हुआ था? मैंने 5th अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर किया था। अच्छा, इसके लिए भी आपने कोचिंग नहीं किया था कुछ? मैं टाटा स्टील में वर्क कर रहा था, वही वर्क करते हुए मैंने तैयारी करी। वास्तव में प्रेरणा है युवाओं के लिए कि आप बिना कोचिंग सेंटर के ही घर भी तैयारी कर सकते तो हैं। मैं उड़ीसा में ही था उस समय, तो उड़ीसा में प्रीलिम्स वहाँ से देता था और 2-2.5 महीने की छुट्टी लेके फिर मैं मेंस का एग्ज़ाम अच्छा देता। सर, यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपका डेली का जो रूटीन था वो किस तरह का था? आप देखिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जैसे स्कूल में स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है कि भाई 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या सिलेबस है और इस टाइम पीरियड तक, मतलब इस 10 दिन में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, इस 10 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, मंथ के एंड तक मुझे ये सिलेबस का पार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो इस पे ब्रॉड अब ये चाहे आप 4 घंटे में कर लो या 8 घंटे में कर लो या 12 घंटे में करो, ये आपकी पेस है। और हो सकता है कि किसी दिन अगर आपका नहीं पढ़ाई हो पा रही, नहीं आउटपुट निकल पा रहा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस दिन ज़बरदस्ती मतलब 12 घंटे 16 घंटे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 4 घंटे, उस 4 घंटे में अगर आप अच्छे से आउटपुट निकाल पा रहे हैं तो है। तो मेरे भी कई दिन होते, किसी दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, किसी दिन कम पढ़ते थे। और इस तैयारी के दौरान ये ज़रूरी है कि भाई आप खुश रहना ज़रूरी है इसमें ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, परसिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मिनिमम आपके इस एग्ज़ाम में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। और अगर आप आज तैयारी करेंगे तो लगभग 1 साल बाद आप एग्ज़ाम देंगे, उसका रिज़ल्ट आते आते 1 साल और लग जाता है। तो इस पूरे आपके एग्ज़ाम के जर्नी में एज ए इंडिविजुअल आपको बहुत अपने सेल्फ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है। किसी दिन हो सकता है कि आपका कम पढ़ाई वाला दिन हो तो करें, बट ज़रूरी है कि भाई आपका जो ओवरऑल टारगेट है उसके आप उस डायरेक्शन में चलते रहे, अपना आंसर राइटिंग हमेशा करते रहे, रिवीजन हमेशा करते रहे। और अगर आप ये सारी चीज़ें पे चेकलिस्ट करते जा रहे हैं तो जरूर सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल सर आप कितने घंटे भी पढ़ना सही मानते हैं कि इतने घंटे पढ़ना जरूरी है, इससे कम नहीं चल पाएगा? एक एवरेज होता है ना? नहीं, ये जो एग्ज़ाम है या जिस लेवल पे हम लोग अब तैयारी करते हैं, जिस एज में करते हैं, तो कोई घंटा फिक्स नहीं कर सकता इसमें। अच्छा। क्योंकि मैं जैसे जॉब में था तो कई बार मुझे सिर्फ 4 ही घंटे मिलते थे, तो वही 4 घंटे पढ़ते थे। जो मतलब अपने फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो मुझसे कई ज़्यादा घंटे पढ़ते होंगे, तो वो कह नहीं सकता। तो सर आपने मुख्य रूप से कौन सी किताबें पढ़ी हैं, मुख्य जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं? देखिए, कुछ तो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की बहुत अच्छी किताब है। तो फिर भी जो और NCERT ज़रूर अपना जो बेसिक है वो कवर कर लीजिए। बट लेकिन ये जो स्टैटिक पोर्शन है जो किताब है, ये पूरी तैयारी का आपका लगभग 10 से 15% ही है। बाकी सारी चीज़ें जैसे जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो समसामयिक रहता है, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर से ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। तो
मेरी तैयारी में ऑनलाइन पोर्शन लगभग 85% रहा होगा और स्टैटिक बुक्स वाला 15% रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मतलब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स होती है, उससे बहुत मटेरियल आपको मिल जाता है। न्यूज़पेपर्स रीडिंग करेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड करती है इस कुछ तैयारी के लिए। जैसे मैं स्वयं भी था तो 2-3 वेबसाइट्स है जो मैं उस समय फॉलो करता था। एक mrunal.org वेबसाइट थी, एक isbaba.com थे, इनको हम रेगुलर फॉलो करते थे। तो सर मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में आजकल के यूथ जो है वो खुद को निगेटिविटी में लेके जा रहे हैं, नकारात्मकता में ले जा रहे हैं, उससे खुद को कैसे बचें? देखिए मतलब जो भी आपका टारगेट है जी उसके लिए कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये टारगेट मैं क्यों, जो भी ये लक्ष्य है मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये सवाल आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपसे अगर कोई ज़बरदस्ती तैयारी करवाएगा तो नहीं हो पाएगा। जी आपको ये सवाल जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी में क्यों नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल है कि कैसे करना चाहता हूँ। जी तो भाई क्यों का सवाल जवाब आपको स्वयं देना होगा, हर आदमी का अलग अलग वो जवाब हो सकता है। जी कैसे करने का लगभग स्टैंडर्ड प्रोसेस है, थोड़ा बहुत मतलब ब्रॉडली तैयारी करने के तरीके में अंतर हो सकता है कि भाई रेगुलर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आज पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े फिर 2 दिन पढ़े। बट इसमें अंतर हो सकता है कोई 4 घंटे पढ़े, कोई 14 घंटे पढ़े, बट आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। दूसरा आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है। तीसरा रिवीजन, जो ये 3 चीज़ें लगातार करता रहेगा तो उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा। सर करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या पढ़ा? करंट अफेयर्स के लिए आपका सबसे प्रिलिमिनरी मटेरियल होता है न्यूज़पेपर में भी जो भी इवेंट्स आ रहे हैं आप उसको देखिए, फिर उसके डीप में आप जाइए। उसका जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो उस समय जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है उस पर भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है आपका। आप प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें अपने कंट्री के डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो रहा है बहुत सारी चीज़ें पता चले। साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ रहा है तो आप इसरो की वेबसाइट पर जाए तो लेटेस्ट प्रोग्राम्स जो इंडिया कर रहा है वो सब मिलेगा आपको। जो रिपोर्ट्स आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की, ये सब पढ़ने से आपको लगभग क्या आपके आंसर में चीज़ें होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, वो क्लियर होगा। साथ ही एक आंसर राइटिंग जितना अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता जाएगा आपके। फिर सर क्या है ना, करंट अफेयर्स का जो यूपीएससी में बड़ा लंबा खेल होता है और जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको द हिंदू और या द एक्सप्रेस पे ऐसे की मैगजीन नहीं मिल पाती, वो गांव वाले बच्चे क्या करें? देखिए जितने भी अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है और आज की डेट में तो इंटरनेट हर जगह उपलब्ध है। जैसे मैं उड़ीसा में था तो वहाँ हिंदू टाइम पे नहीं पहुँचता था, मतलब वहाँ पे 1 दिन बाद आता, तो हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ही पढ़ते थे। तो अगर कोई गाँव में भी बच्चा है, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, एक लैपटॉप टैबलेट या मोबाइल है, तो उससे ये चीज़ें कवर करी जा सकती है। अच्छा सर, यूपीएससी क्लियर करने के लिए बाहर जाना जरूरी है, बाहर जाके पढ़ना? दोनों चीज़ें हैं, ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप अगर आप मोटिवेटेड इतना है कि घर पे बैठ के कर सकते हैं तो करा जा सकता है। और जाने का भी फ़ायदा है, जाने का ये फ़ायदा है कि वो एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपके जो साथी होते हैं वो भी उसी टारगेट के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप चार्जड अप रहते हैं। दूसरा आपको डिस्कशन करने को मिलता है। अगर आप एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अगर किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे तो आपके मेंटली चलता रहेगा। और कई बार आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है उससे आपकी चीज़ें और क्लैरिफाई होती है, वो और थॉट प्रोसेस आपका सीमेंटेड हो जाता है। तो इसलिए एक तरह के लोगों के बीच में रहना जो सेम तैयारी कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो निश्चित ही होता है। अब जैसे मैं भी था तो मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपने आइसोलेटेड देता था, बट जब मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने होते तो हम भी दिल्ली में 2-2.5 महीने के लिए रह के तैयारी करते थे। सिद्धार्थ नगर है उसमें मध्यम वर्ग का परिवार ज़्यादा है, तो यहाँ के बच्चों में एक संशय रहता है कि यूपीएससी को लेकर कितना खर्चा आएगा, कितनी तैयारी की, पैसे का इसमें कितना बड़ा रोल है? देखिए अगर आप कोचिंग करेंगे तो कोचिंग में तो बहुत महंगी कोचिंग्स होती है। मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग अगर आप सेल्फ पढ़ सकते हैं तो कोचिंग का उतनी ज़्यादा रोल नहीं रह जाता। बट दूसरी तरफ जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, हर साल वो पेपर आसपास ही आते हैं, तो उसमें कोचिंग का मतलब एज मिल सकता है, क्योंकि वो जो टीचर्स होंगे जो तैयारी कर रहे हैं
वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है और किस तरह के आंसर्स लिखने से ज़्यादा मतलब किस तरह की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो जनरल स्टडीज़ में तो उतना नहीं एज मिलता, बट लेकिन हाँ ऑप्शनल्स में आपको कोचिंग लेने का फ़ायदा मिल सकता है। पर लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सर आपने 2016 में पास आउट किया और अब में कितना परिवर्तन देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है सब्जेक्ट्स को लेकर, बुक्स को लेकर? क्या वही सब कुछ है कि कुछ चेंज हुआ है या कुछ तैयारियाँ या हार्डवर्क बढ़े हैं? नहीं, हार्डवर्क तो हमेशा ही करना है, हमारे समय भी करना है, जो बाद में आ रहे बैचेस हैं उनको भी करना है, हम जो पूर्व भी सीनियर्स होंगे उन्होंने भी किया होगा। और पैटर्न के बारे में तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उसको मैंने फॉलो नहीं किया है। बट आपको हमेशा जो बेसिक है आंसर राइटिंग करना है, अपना रिवीजन करना है और लगातार अपनी पढ़ाई रखनी, ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। सर एक सवाल ये है कि हमारा जो क्षेत्र है ये हिंदी जुबान से काफ़ी झगड़ा हुआ है और अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे किस हिसाब से ये यूपीएससी की तैयारी करें? क्योंकि अंग्रेज़ी में मटेरियल बहुत है लेकिन हिंदी मीडियम में मटेरियल की कमी है। और एक भ्रम भी है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है यूपीएससी में, ऐसा सर क्या इस पर आप? नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो हिंदी मीडियम से भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट जो दूसरा पोर्शन है कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो ये सही है कि इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा है, तो अगर आप भले ही आपको इंग्लिश का नॉलेज तो होना ही चाहिए, भले ही आप हिंदी में पेपर लिख रहे हो बट आप इंग्लिश का मटेरियल पढ़ सकते हैं और उसे कन्वर्ट करके अपने आंसर राइटिंग में हिंदी में भाषा में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं। इतना तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जो मटेरियल आप चाह रहे हैं ऑनलाइन वो हिंदी में अवेलेबल ना हो जी। और इसलिए पढ़ना तो ज़रूर आना चाहिए, समझना ज़रूर आना चाहिए। तो और फिर उसके बाद भले ही आप आंसर राइटिंग हिंदी में करें, और हिंदी में भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी पढ़ाई करी है, तैयारी करी है, तो उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा सर, आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स असफल होने के बाद ऐसे कदम उठा लेते हैं कि माँ बाप को और पूरे समाज को पछताना पड़ता है, तो इस पर उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यूपीएससी में बहुत हमने समय दे दिया, कोई और एग्ज़ाम में बहुत समय लगा लिया और वो सफलता नहीं मिली। इससे कभी भी निराश नहीं होना, ये जो पढ़ाई होती है कभी भी जाया नहीं जाती है और इससे आप स्ट्रॉन्ग ही बनते हैं। और दिस इज़ नॉट द एंड। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मतलब यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए बट उन्होंने दूसरी जॉब्स ज्वाइन कर ली, या मतलब आज की डेट में एमएनसीज में अच्छे पोस्ट पे हैं या कोई फॉरेन में पोस्ट कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। तो यूपीएससी या एनी अदर एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड। हो सकता है कि वो आपके दूसरे बेटर रेवेन्यूज़ ओपन करें, तो इसको कभी आखिरी नहीं मानना। ज़िंदगी बहुत लंबी है और ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर लाइफ है। क्या मैं जानना चाहूँगा कि अमित कुमार आनंद सर के जीवन में भी कभी असफलताएं आई हैं, और जब आप सफलताएं आई हैं तो असफलताओं से खुद को कैसे निकाला है और कैसे निखारा है? बिल्कुल आई है। जैसे आपने शुरुआत में मुझे कितने अटैम्प्ट हुए, तो 5 अटैम्प्ट हमारे लगे। तो पहले 2 अटैम्प्ट तो हम इतने सीरियस नहीं थे क्योंकि बट लेकिन सेकंड अटैम्प्ट के बाद हमें लगा कि हमें सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। तो फिर भी वो जो फेलियर होता है वो आप उससे सीखते हैं। तो 3rd अटैम्प्ट जब आया तो हमने पहले 2 अटैम्प्ट में हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। 3rd अटैम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया बट इंटरव्यू में फेल हो गए। 4th और 5th में मतलब सिलेक्शन हुआ। 4th में हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस मिली और 5th में हमें इंडियन पुलिस सर्विस मिली। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप पूरे डिपेंड करता है कि उस फेलियर को आप कैसे यूज़ करते हैं। आप उस फेलियर से अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये गलती हुई थी, अगली बार ये इम्प्रूव करेंगे। जैसे हमने 3 बार इंटरव्यू दिया, तो पहले इंटरव्यू में हमारा 140 आया, दूसरे में 160 आया, तीसरे में 190 आए। तो हर इंटरव्यू के बाद हम एनालाइज करते थे कि भाई इसमें क्या कमी रह गई, क्या ये करते तो हमें बेटर रिजल्ट मिलता। तो ज़रूर मिलता है। और अगर आप कुछ ट्राई करेंगे तो फेलियर तो मिल सकती है, चांसेस हाई चांसेस है कि आप फेल होंगे। बट अगर आप ट्राई नहीं करेंगे फिर तो 100% गारंटी कि आप फेल ही होंगे। आलोचनाओं में कैसे चले सर? आलोचनाएं बहुत होती हैं जब आप यहाँ सफल होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो तमाम तरह की आलोचनाएं होती हैं। उन आलोचनाओं से कैसे खुद को निकालें? सफल होने के बाद आलोचनाएं होती हैं। नहीं, सफल होने के बाद तो जो आलोचना करते हुए साथ हो लेते हैं। थोड़ा थिक स्किन बनना पड़ेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो आलोचनाओं को तो झेलना ही पड़ेगा। बट आप ये देख लीजिए, क्या मैं जो काम कर रहा था वो सब, मेरी जो आलोचना हो रही है वो सही थी कि नहीं थी। कई बार हो सकता आप स्वयं नहीं पढ़ रहे थे जब आपको पढ़ना चाहिए था, है ना, ये जो चीज़ पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ रहे थे, कुछ और पढ़ने लग गए। मतलब आपने नेट खोला, पढ़ना था कुछ और मतलब कुछ और यूट्यूब देखने लग गए या मूवी देखने लगे, तो फिर वो आलोचना हो रही तो सही है। बट अगर आपने सारे जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेप्स से अगर उसको फॉलो किया है, उसके बाद भी अगर सफलता मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर तैयारी करेंगे। सर अंतिम सवाल मेरा ये है कि जैसे हमारा क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं वो तैयारी कराना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराएं या हिंदी मीडियम से कराएं, आप अपने जरिए से बताने की कोशिश करें ताकि उन लोगों को अभी वो समझ सकें, बस सकने से। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मैं तो उसी से गाइड कर पाऊँगा। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ और मटेरियल भी इजीली इंग्लिश में हो जाता है। भले ही आप हिंदी मीडियम में लिखे, बट लेकिन आपको इंग्लिश का ज्ञान इतना होना चाहिए कि आप सारी चीज़ें पढ़ सकें और उसको अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर ला सकें। सर नोट्स बनाने के लिए सर क्या नोट्स आप कैसे बनाते थे? हाँ, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम की सक्सेस के लिए, क्योंकि अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 1-1.5 साल तक आप तैयारी करेंगे, तो आपने 1.5 साल पहले क्या पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहेगा, वो किसी बुक्स में कहीं अंडरलाइन फॉर्म में रहेगा। तो या तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो, अगर बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है तो उसको कह सकते हैं कि नोट्स उतना नहीं अपना अंडरलाइन पढ़ लिया, बट लेकिन हर चीज़ का जिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर एक पेज है तो एक पेज का जिस्ट एक लाइन में हो कि भाई, ताकि आप उस लाइन को पढ़ ले तो आपको वो पूरी चीज़ें रिमेंबर हो जाए। तो हम जैसे टॉपिक वाइज बनाते थे, जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी है कि भाई कौन कौन सी कमिटीज़ बनी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो सब एक जगह रहेगा। अगर अर्बन डेवलपमेंट है तो अर्बन डेवलपमेंट की सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। तो एक टॉपिक वाइज अगर आपने नोट्स सेग्रीगेट कर रखे हैं तो फिर आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। सर मैं भी आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपके व्यक्तिगत जीवन से कि अमित कुमार आनंद जी अपने जीवन को किस प्रकार आप देखते हैं कि जब होली होती है, दिवाली होती है, अपने परिवार को छोड़कर वो पूरे जनपद के परिवार की चिंता करते हैं, तो उस प्रकार को कैसा महसूस होता है, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंडियन पुलिस सर्विस में रहते हुए मतलब गर्व की बात है कि हमें मौका मिला है कि हम इस प्रकार वर्क कर पा रहे हैं। तो मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, वो भी जानते हैं कि किस प्रकार की जॉब है। तो ऐसा शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता था, दे ऑल्सो सपोर्ट। और ये गर्व की बात है कि हम जनता की सेवा करने के लिए हमें ये मौका मिला है और हम इसको 100% जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं और फैमिली भी इस चीज़ को समझती है। सर आपके काम करने का तरीका क्या है? हमारा काम करने का तरीका सबसे पहले तो ये है कि भाई हम जिस पर्पज़ के लिए है कि भाई हमारे पास जो आदमी आ रहा है वो ज़्यादातर प्रताड़ित ही है, क्योंकि पुलिस के पास जो आदमी आता है किसी परेशानी में आता है तो उसको जितनी जल्दी और जितनी सहूलियत के साथ विनम्रतापूर्वक जितनी ज़्यादा हम उसकी सहायता कर सके वो प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और समाज के जो पिछड़े वर्ग है उनको जितनी जल्दी सहायता प्रोवाइड कर सके वो। दूसरा पार्ट हमारा ये रहता है कि भाई टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ करके हम लोग अपनी डिलीवरी फास्टर कर सके, अपनी डिलीवरी और स्मूदर कर सके, जो पुलिस सर्विसेज है उसको बनाने के लिए। तीसरा वेलफेयर ऑफ आवर पुलिस पर्सनल, कि अगर हमारी पुलिस की अगर वेलफेयर होगा और अगर उनकी सारी ज़रूरतें पूरी है, बेसिक नीड्स, तो मुझे लगता है कि वो भी जनता के प्रति और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि भाई हम अपनी चीज़ों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन फास्टर डिलीवरी करके हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसको हम सहायता कर सकें। यूपीएससी में मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इस पर सर कुछ विचार है? ये तो अच्छी बात है, मतलब जो मेहनत करेगा वो ऑब्वियसली सक्सेस पाएगा और जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर वो पीछे जाएगा। तो अच्छी बात है कि वुमेन्स भी आगे आ रही है और हमारा वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन और बेटर हो रहा है। सर इस वीडियो के माध्यम से सर आप बेटियों को, युवाओं को और अपने पुलिस के विभाग के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने यंग लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे ये मैसेज है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं
उसे मन से करिए ना, कोई भी काम अधूरे मन से मत करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे फुल मन से पढ़िए, अगर आप खेल रहे हैं तो पूरा ढंग से खेलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तब आप खेलने का सोच रहे हैं, जब खेल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो एग्ज़ाम या वो क्लियर कर लेते। तो कोई भी अगर चीज़ शिद्दत से करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि अभी ना मिले बट बाद में ज़रूर मिलेगी। तो दूसरा पोर्शन आपने पुलिस कर्मियों के लिए बोला कि हम लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको हम ध्यान रखें और जनता को जितनी ज़्यादा हम लोग सहायता प्रोवाइड कर सके वो ज़रूर प्रोवाइड करें और अपना काम जितनी तेज़ी गति से करेंगे उतनी तेज़ गति से हम लोग पब्लिक को और बेटर सर्विस दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर कि अमित कुमार आनंद जी के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंस रही, किस खेल में उनको इंटरेस्ट रहा, किस किताबों में उनको इंटरेस्ट रहा या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रहा? मैं कॉलेज में था तो मैं वेट लिफ्टिंग करता था, मैं अपने कॉलेज का वेट लिफ्टिंग कैप्टन भी था और यहाँ पे हम एकेडमी बॉडी बिल्डिंग भी करते थे। एकेडमी में अपने पुलिस में नेशनल पुलिस एकेडमी में आई वाज देन मिस्टर NPA बेस्ट फिजिक। अभी तो थोड़ी ख़राब हो गई है बट उस समय रखते थे और अभी क्रिकेट खेलते हैं जब भी मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बेशकीमती वक्त हमको देने के लिए। मैं जानता हूँ कि आपका वक्त कितना कीमती है, लेकिन आपने सिद्धार्थनगर के युवाओं के लिए, बलरामपुर के युवाओं के लिए ये वक्त निकाला, उसको सजेस्ट किया। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आगे भी आपके मन में कोई सवाल होंगे, कोई डाउट्स होंगे, सर हमेशा आप लोग के लिए खड़े हैं और ऐसे कुछ होंगे तो मैं उससे बात कर तक आप लोगों को सूचना पहुँचाऊँगा और जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, आभार। जय हिंद।